इमेजिन करो आप एक मल्टीप्लेयर गेम खेल रहे हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें जो प्लेयर्स हैं, सबके लिए रूल्स जो हैं वो अलग-अलग हैं। बेसिकली किसी के पास एक्स्ट्रा लाइव्स हैं, किसी के पास स्पेशल पावर्स हैं और कईयों के पास स्ट्रिक्ट पेनल्टीज दी जा रही हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या ये गेम फेयर है? क्या ऐसे कंपटीशन का कोई मतलब निकलता है जिसके रूल्स ही अनइक्वल हों? यही चीज को आप इंडियन लीगल सिस्टम पे अप्लाई करके देखिए। हमारे जो धर्म है, जो अलग अलग हमारे धर्म हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, क्रिश्चियन, ये जो सारे धर्म हैं, इनके जो पर्सनल लॉज हैं, जैसे कि हमारी मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, ये जो सारे लॉज हैं, ये सारे डिफरेंट है फॉर द ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन। यानी कि एक ही देश, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन डिफरेंट रूल्स फॉर डिफरेंट सिटीजन्स बेस्ड ऑन व्हाट? देयर रिलीजन। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है हमारा, वो यही सुनिश्चित करना चाहता है कि इस गेम में जो प्लेयर्स के लिए रूल्स हैं, मतलब हमारे सिटीजन्स के लिए जो लॉज हैं, वो सारे इक्वल हों। आर्टिकल 44 में जो हमारा प्रोविजन है, वो यही प्रोवाइड करता है, एक कॉमन सिविल लॉ जो हर सिटीजन पे इक्वली अप्लाई करता हो, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और जेंडर। रिसेंट डेवलपमेंट्स के थ्रू देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने का सही समय आ चुका है। स्टेट लेवल पे अगर हम ध्यान दें तो उत्तराखंड, एमपी, असम, राजस्थान में इसका डिस्कशन चल रहा है। उत्तराखंड ने इसे अप्लाई कर लिया है, गुजरात में भी इसका पायलट मॉडल शुरू हो चुका है और एमपी में भी इसे अपनी मंजूरी दे दी गई है। अब इसका मतलब क्या निकलता है और यूसीसी को हम किस तरीके से लीगली समझेंगे, ये मैं आपको इस पूरी वीडियो के थ्रू समझाऊंगी, एक डीप डाइव करके। मेरा नाम खुशबू चौधरी है एंड आई एम योर लीगल नेविगेटर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि इंडिया की पॉलिटिक्स, लॉ और सोसाइटी का सबसे ज्यादा डिबेटेड सब्जेक्ट रहा है थ्रू आउट द टाइम जब से हमें अपनी इंडिपेंडेंस मिली है। अपनी सोशल मीडिया पर, न्यूज डिबेट्स में या फ्रेंड्स के साथ चाय पर यूसीसी के बारे में जरूर सुना होगा। एक तरफ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल विजन जो कि है आर्टिकल 44 ऑफ अवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है कि इंडिया का सभी सिटीजन्स के लिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, एक ही सिविल लॉ हो, इक्वल राइट्स, जेंडर जस्टिस और नेशनल इंटीग्रेशन। लेकिन रियलिटी क्या है? आज हम इंडिया में ये देख रहे हैं कि जो इंडिया है वो फंक्शन करता है ऑन फ्रैगमेंटेड पर्सनल लॉज, जो कि हमारे हो जाते हैं हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ, पारसी लॉ एंड कस्टमरी ट्राइबल्स लॉ। तो मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस और अडॉप्शन के मामले में अलग अलग रिलीजन के लिए लोगों के रूल्स अलग अलग हैं। अब हम जैसा कि देखते हैं हमारे हिंदू लॉज में, तो कुछ चीजें जैसे हो जाती हैं, वो हो जाती हैं हमारी मैरिज में हमें अपने ही विधि विधान से मैरिज को संपूर्ण करना एक तरीके की वैलिडिटी मानी जाती है। भले ही लीगली आप सारे फंक्शंस ना भी करें तो भी आप अपनी मैरिज रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन हमारे कस्टमरी लॉ के हिसाब से, पर्सनल लॉज के हिसाब से हमें 7 फेरे और जो हमारी रस्में होती हैं वो सब पूरी करनी मैंडेटरी मानी जाती हैं। अगर हम देख ले सक्सेशन से रिलेटेड लॉज, तो सक्सेशन में एक एग्जांपल ये आ जाता है कि लड़कियों से अभी भी कई जगहों पे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने फादर की जो प्रॉपर्टी है उसे अपने आप से वॉलंटरीली गिव अप कर दे फॉर देयर ब्रदर्स, क्योंकि वो शादी होके अगर दूसरे घर में चली जाती है तो उनकी प्रॉपर्टी पे उनका हक बन जाता है। भले ही लीगली अभी भी डॉटर को पूरा हक है अपने फादर की प्रॉपर्टी पे, लेकिन कस्टमरी और पर्सनल लॉज में इसको एक तरीके से थोड़ा नाक सिकुड़ के देखा जाता है। अब ये हो गई हमारे हिंदू लॉज की बात। अगर हम मुस्लिम लॉज में ये देखें तो उसमें भी ये समझ आता है कि डॉटर्स को सक्सेशन में प्रॉपर्टी का काफी कम हिस्सा मिलता है। पॉलीगैमी एक प्रॉब्लम है जो कि मुस्लिम मैरिजेस में बहुत वाइडली फेस की गई है, एंड इसी सब को एड्रेस करने के लिए यूसीसी जो है वो काइंड ऑफ फंक्शन करता है। अब हम अगर आ जाएं हमारी अभी की रियलिटी पे, रियलिटी में वही है कि जो पर्सनल लॉज है वो फ्रैगमेंटेड है। ओके, अब कोर क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, जो कि नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके मुंह से भी हमने ये सुना है कि क्या हम एक ऐसे घर में रह सकते हैं जहां फैमिली मेंबर्स के लिए अलग अलग रूल्स हो?
इज यूसीसी अ नेसेसरी रिफॉर्म फॉर जेंडर इक्वालिटी, या ये रिलीजियस फ्रीडम के खिलाफ एक थ्रेट है? आज हम इसका एक कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। अब हम अगर आ जाएं हमारे इस प्रेजेंटेशन में, तो हम जैसे कि देख सकते हैं कि लीगल यूनिफॉर्मिटी की बात की गई है। ओके, अब लीगल यूनिफॉर्मिटी जो है मैं आपको अच्छे से दिखा भी देती हूँ। लीगल यूनिफॉर्मिटी के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो पहले एक बहुत बड़ा मिथ बस्ट करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि यूसीसी आने से पूरा लीगल सिस्टम बदल जाएगा, पर ये ट्रू नहीं है। आप इस चार्ट में देखिए, इंडिया में क्रिमिनल कोड, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, प्रॉपर्टी ट्रांसफर, पार्टनरशिप, कंपनीज एक्ट, सिविल प्रोसीजर पहले से ही यूनिफॉर्म है। जब ब्रिटिशर्स थे उनके बाद ही ये चीजें काफी टाइम में यूनिफॉर्म बन चुकी थी। मतलब अगर कोई क्राइम करता है या बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो लॉ जो है वो सबके लिए सेम है, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन। तो फ्रैगमेंट जो है वो कहाँ है? वो सिर्फ जो है वो आ जाता है हमारे पर्सनल लॉज में, जो कि हो जाते हैं मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस। यूसीसी जो है वो पूरे सिस्टम का ओवरऑल नहीं है, बल्कि सिविल लॉ को कंप्लीटली यूनिफाई करने का फाइनल पजल है, जैसे कि आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं। अब हम आ जाएं अगर, तो ये समझें कि ये फ्रैगमेंटेशन अगर फिर आया है तो ये आया कहाँ से एग्जैक्टली? अगर हम ये फ्रैगमेंटेशन देखते भी हैं तो ये कहाँ से आया है? तो इसकी जो आप अगर देखेंगे हमारी स्लाइड में, बेसिकली ये फ्रैगमेंटेशन जो है हमारी मनुस्मृति जब आई थी, हिंदू लॉ में हमारी मनुस्मृति जब थी, ये तब की बात करता है। और मुस्लिम लॉ में जब शरिया लॉ था, फतवा ए आलमगिरी जब था, ये सब पैरेलली चल रहे थे। ये कब की बात है? ब्रिटिशर्स के आने के पहले। फिर ब्रिटिशर्स ने आके डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई जब, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कमर्शियल लॉज को तो यूनिफॉर्म बना दिया, लेकिन पर्सनल लॉज को टच नहीं किया, क्योंकि उससे रिलीजियस अनरेस्ट हो सकता था, कम्युनल वायलेंस तक पहुंच सकता था। तो इंडिपेंडेंस के बाद फिर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो हिंदू कोड बिल्स पास करवाए, उनमें क्या लिखा था? उनमें बेसिकली वही हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट और चाइल्ड मैरिज एक्ट की बात की गई थी बेसिकली। तो इन सबको ही हिंदू कोड बिल्स के अंडर माना गया था। लेकिन बी.आर. अम्बेडकर ने इसे पास करवाने की कोशिश तो की, लेकिन इतना हैवी ऑर्थोडॉक्स ऑपोजिशन मिला था उन्हें कि उन्होंने अपनी लॉ मिनिस्टर की पोस्ट से रेजिग्नेशन कर दिया। फिर 1955 से 1956 के टाइम में हमने एक कॉम्प्रोमाइज किया। हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट लॉज जो हैं, इनको कोडिफाई करके रिफॉर्म कर दिया गया, और मुस्लिम और क्रिश्चियन पर्सनल लॉज जो थे उनको अलग छोड़ दिया गया। फिर यहीं से हमारी शुरू हो जाती है लीगल फ्रैगमेंटेशन की मॉडर्न एरा। ओके, तो जो हमारी लीगल फ्रैगमेंटेशन की मॉडर्न एरा फिर शुरू जो हुई है, इसमें हम वही देखते हैं कि कैसे कैसे अभी के जो लॉज हैं, अब जो हम यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं इतने सालों से, वो किस तरीके से फंक्शन कर रही है, हम ये देखते हैं, है ना। अब जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, हम बात कर रहे हैं जेंडर जस्टिस गैप की। बेसिकली इन जो पर्सनल लॉज हैं, इनने जो इस तरीके से पेट्रियार्की को आगे बढ़ाया है, इसमें से सबसे ज्यादा सफर कौन कर रहा था? सबसे ज्यादा सफर जो इन सारे लॉज और फ्रेगमेंटेशन से किया है, वो किया है इंडिया की वुमेन ने। और ये वुमेन किसी रिलीजन के बेसिस पे ये डिस्क्रिमिनेटेड नहीं है, ये हर रिलीजन की वुमेन जो थी, इन्होंने इस तरीके की ऑपोजिशन फेस की, इस तरीके की पेट्रियार्कल एट्रोसिटीज कह सकते हैं जो फेस की महिलाओं ने। उसके कारण जो है यूसीसी को जो एक पुश मिला, वो मिला है औरतों के ही कारण। ठीक है, अब हम अगर बात कर लें कि जैसे इस्लामिक लॉ में पॉलीगैमी की बात कर लें, हिंदू लॉ में सक्सेशन से रिलेटेड जो हमारे इश्यूज हुए हैं, और क्या कह सकते हैं हमारे जो मैरिज के जो लॉज हैं जो कि यूनिफॉर्म नहीं थे विद द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि वायलेटिव थे हमारे पर्सनल लिबर्टी के राइट्स को, लाइफ के राइट्स को, तो वो सब जो थे उनके थ्रू हमने क्या देखा कि इनको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। फिर इस्लामिक लॉ हो गया, हिंदू लॉ हो गया, फिर कस्टमरी ट्राइबल लॉज आ जाते हैं जिसमें पेट्रियार्कल कस्टम्स जो थे वो बहुत ज्यादा वुमेन की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और लैंड राइट्स को प्रिवेंट मतलब काइंड ऑफ हिंडर कर देते थे। आपने इवन ये भी सुना होगा
कि जैसे ट्राइबल वेडिंग्स भी होती थी, तो ट्राइबल वेडिंग कुछ इस तरीके से भी कुछ कुछ ट्राइब्स में रहती थी कि जिसमें अगर किसी आदमी ने औरत को उठा लिया और लेके भाग गया तो उन लोग की शादी हो जाएगी, शादी मान ली जाएगी। तो इस टाइप के भी जो कुछ कुछ चीजें थी ये काफी वायलेटिव होती हैं ह्यूमन राइट्स के और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की भी। तो ये चीजें आ जाती हैं इसके अंडर। फिर हम अगर आ जाएं कि अब हम जब औरतों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन और उनके राइट्स का वायलेशन की बात करते हैं, तो इस चार्ट में आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमारी जेंडर इनइक्वालिटी एक इशू थी, अनइक्वल राइट्स इन मैरिज एक इशू था, ट्रिपल तलाक एंड डिवोर्स एक इशू था, फिर अनइक्वल इनहेरिटेंस राइट्स जो होते हैं जैसे कि बेटा और बेटी में डिस्क्रिमिनेशन विद रिगार्ड्स टू सक्सेशन, वो जो राइट्स होते हैं वो आ गए। और बेसिकली जो ये लीगल सिस्टम का एक्सपेंस था वो काफी कॉम्प्लेक्स और महंगा पड़ा महिलाओं को। फिर इन्हीं सेम प्रॉब्लम से डिफरेंट आउटकम्स क्या आई कि यूनिफॉर्म प्रोटेक्शन नहीं था लोगों के पास, नेशनल यूनिटी नहीं थी हमारे देश में, या फिर अभी भी नहीं है, वो तो ऑब्स्टिकल बन गया ये जेंडर जस्टिस के लिए। इनकंसिस्टेंट जजमेंट्स आने लगी क्योंकि ऑब्वियसली अगर डिफरेंट पर्सनल लॉज हैं तो जजमेंट्स भी इनकंसिस्टेंट होती जाएंगी। और जो रिफॉर्म्स हैं, रिफॉर्म्स करना डिफिकल्ट हो गया क्योंकि इतनी बड़ी जो सोसाइटी है उसके लिए अगर आप रिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे विथ रिगार्ड्स टू पर्सनल लॉज ऑफ पीपल तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट और हमारे लेजिस्लेटर्स को मुश्किल आएगी ही। नाउ एज वी मूव फॉरवर्ड हम आ जाते हैं शाहबानो के केस में। शाहबानो का जो केस है बेसिकली इट्स अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम 1985 का ये केस था। इसमें 62 ईयर ओल्ड की जो शाहबानो थी उनके हस्बैंड ने उनको ट्रिपल तलाक दिया। बेसिकली ट्रिपल तलाक जो होता है उसे तलाक ए बिद्दत भी बुलाया जाता है। तो ये जो तलाक की सिचुएशन होती है इसमें एक जो हस्बैंड होते हैं वो अपनी वाइफ को तलाक 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 3 बार बोल के अपना रिलेशनशिप एंड कर सकते हैं, अपनी मैरिज को एंड कर सकते हैं। तो बेसिकली उनके हस्बैंड ने, शाहबानो के जो हस्बैंड थे, आपने हक मूवी में भी देखा होगा वैसे ये, तो शाहबानो के जो हस्बैंड थे उन्होंने ट्रिपल तलाक देकर उन्हें घर से निकाल दिया। जब उन्होंने मेंटेनेंस क्लेम किया तो उनके हस्बैंड ने यही बोला कि उन्होंने ऑलरेडी अपने इद्दत पीरियड के अकॉर्डिंगली उन्हें मेंटेनेंस दे दिया है, तो अब आगे उन्हें और आगे मेंटेनेंस मिलने की नीड नहीं है। लेकिन सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के अंडर फिर उन्होंने डिमांड की कि उन्हें मेंटेनेंस की जरूरत है एंड सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके इस राइट को एक्नॉलेज किया एंड देन उनको सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंडर मेंटेनेंस मिला। तो जैसा कि आपने देखा कि शाहबानो के केस में रूलिंग जो थी उसमें यही बताया गया कि जो हमारा पर्सनल लॉ है वो हमारे कॉमन लॉ से बड़ा नहीं है। जो पर्सनल लॉ है बेसिकली मतलब जो जिसके अंडर शाहबानो बेगम को मेंटेनेंस देने से मना कर दिया गया, इसमें यह बताया गया कि पर्सनल लॉ जो है ये कॉमन लॉ से बड़ा नहीं है। कॉमन लॉ जो हमारा हो जाता है सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अंडर राइट टू मेंटेनेंस, ठीक है। तो अब जैसे कि इसमें ये समझ आए कि पर्सनल लॉ जो है वो कॉमन लॉ के नीचे आ जाएगा, उसको कॉमन लॉ पर्सनल लॉ को सुपरसीड कर देगा। तो उसका काइंड ऑफ देखा जाए इनने एक गैप ढूंढ लिया कि जिससे क्या होगा कि लोगों ने पर्सनल लॉ के अंडर अगर हम अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लें, बेसिकली रिलीजन को उनने अगर देखा कि हम अपने आप को मुस्लिम में अगर कन्वर्ट कर लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम बाईपास कर सकते हैं हमारे मोनोगैमी लॉज को, ठीक है। तो बेसिकली इम्यूनिटी फिर इनने किसके अंडर मांगी, सेक्शन 494 के अंडर। अब जैसा कि हमने देखा शाहबानो के केस में हमें ये समझ आया कि पर्सनल लॉ जो है कॉमन लॉ को सुपरसीड नहीं कर सकता। तो इसका फायदा इंडियन हिंदू मेन ने उठाया एक तरीके से, ताकि वो क्या कर सके, बाईपास कर सके हिंदू मोनोगैमी के लॉज को। क्योंकि अगर वो अपने आप को हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट कर लेंगे तो उनका जो पर्सनल लॉ है मतलब हिंदू लॉ जो पहले हुआ करता था शादी के, वो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी कम, और फिर वो कॉमन लॉ जो है उसके अंडर डिमांड कर पाएंगे कि हमें भी वही राइट्स मिले जो कि एक मुस्लिम मैन को मिलते हैं। अगर हम बात करें सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की, इसमें यही है कि हिंदू हस्बैंड्स ने बाइगेमी लॉज को बाईपास करने के लिए इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया ताकि वो सेकंड मैरिज कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने इस लूप होल को एक्सपोज किया और कहा कि यूसीसी ना होने की वजह से रिलीजन को अब्यूज किया जा रहा है, ठीक है, रिलीजियस कन्वर्जन का अब्यूज हो रहा है बेसिकली।
फिर हम आ जाते हैं हमारे ग्रेट डिबेट में। बेसिकली ये जो डिबेट है ये किस चीज के बारे में है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से रिलेटेड है। तो अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट अगर बार बार यूसीसी को सपोर्ट कर रहा है तो इशू क्या है, ये इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है? तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटरनल बैलेंसिंग एक्ट है, ठीक है। जैसे कि आप आर्टिकल 44 जो हमारा होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर, वो क्या कहता है कि स्टेट को यूसीसी सिक्योर करने की कोशिश करनी चाहिए। गोल क्या है? जेंडर इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म और नेशनल इंटीग्रेशन। लेकिन आर्टिकल 25 से 28 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है बेसिकली, वो क्या गारंटी करते हैं कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हर इंसान के पास होनी चाहिए। तो जो लोग इसे क्रिटिसाइज करते हैं वो ये आर्ग्यू करते हैं कि पर्सनल लॉज जो हैं रिलीजन का इंटीग्रल पार्ट है, और यूसीसी अगर इम्पोज कर दिया गया तो इट मीन्स कि माइनॉरिटी कल्चर्स और एंड ट्राइबल आइडेंटिटी विल बी सप्रेस्ड, ठीक है। अगर हम समरी में इसे देखें तो डिबेट्स के दो साइड्स बताए गए हैं कि यूसीसी क्यों अच्छा है और यूसीसी क्यों अच्छा नहीं हो सकता है। तो यूसीसी क्यों अच्छा है में ये समझ आया कि वुमेन के राइट्स, वुमेन का एम्पावरमेंट बहुत अच्छे से हो सकता है उसके अंदर, लॉ मॉडर्नाइज हो जाएंगे, वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है वो खत्म हो जाएगा, जो कि रिलीजन के बेसिस पे वोट मांगते हैं हम, जो कास्ट के बेसिस पे मांगे जाते हैं, ये सब जो पॉलिटिक्स है वो खत्म हो जाएगी, और सिटीजन्स के लिए इक्वल ट्रीटमेंट होगा, सारे सिटीजन्स के लिए। तो कोई डिफरेंशिएशन नहीं रहेगा कि एक सिटीजन दूसरे से ज्यादा या तो इम्पोर्टेंट है या तो लेस इम्पोर्टेंट है वाला। फिर यूसीसी के अगेंस्ट में ये चीज हो जाती है कि रिलीजियस फ्रीडम जो है, फियर ऑफ मेजोरिटेरियन इम्पोजिशन जो है, लॉस ऑफ ट्राइबल डाइवर्सिटी है, और फियर ऑफ सोशल अनरेस्ट जो है वो बढ़ जाएगा बेसिकली। फिर हम आ जाते हैं कि ग्लोबल ब्लूप्रिंट्स कैसे रहे हैं, ग्लोबल मॉडल्स जो है हमारे वो कैसे रहे हैं। तो दुनिया के किसी और देश ने क्या अभी तक यूसीसी सॉल्व किया है? ग्लोबल लेवल पर दो मॉडल्स होते हैं। एक हो जाता है रेवोल्यूशनरी मॉडल, जैसा कि आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा ही होगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू क्या किया था, लोगों ने ओवर पावर कर दिया था गवर्नमेंट को, एंड उनको जिस लेवल की इक्वालिटी चाहिए थी, जिस लेवल का गवर्नमेंट अपने टाइप की चाहिए थी, उन्होंने रेवोल्यूशन के थ्रू अपनी गवर्नमेंट को इम्पोज कर दिया, ठीक है। ये हो जाता है हमारा रेवोल्यूशनरी मॉडल। फिर आ जाता है हमारा टॉप डाउन, इसको टॉप डाउन मॉडल भी कहा जाता है। फ्रांस में जो 1804 नेपोलियनिक कोड अप्लाई किया गया था वो ऐसे आया था। टर्की में जो 1926 स्विस कोड अप्लाई किया गया था वो ऐसे आया था। फिर हमारा यूके और कनाडा के बेसिकली आ जाते हैं एवोल्यूशनरी या फेडरल मॉडल। और ये एवोल्यूशनरी और फेडरल मॉडल क्या होता है, बेसिकली जब हम स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करते हैं, जैसे इंडिया में भी अब हमारा जो प्लान चल रहा है वो इसी तरीके से चल रहा है कि हम स्टेट इंटीग्रेशन, वन स्टेट के थ्रू करते करते ही पूरे देश में इसे अप्लाई करेंगे। तो वैसे ही यूके में भी और कनाडा में भी यही मॉडल अप्लाई हुआ था बेसिकली, ठीक है, जिसमें उन्होंने स्टेप बाय स्टेप, स्टेट बाय स्टेट रिफॉर्म्स किए। तो ये हो गए हमारे ग्लोबल ब्लूप्रिंट्स, और इनमें वही बताया है कि कैसी उनकी स्पीड थी। बट वही है कि इंडिया में इसका मतलब यह है कि एक ग्रेजुअल स्पीड से, और डाइवर्सिटी क्योंकि हमारी बहुत ज्यादा हाई है तो हमें एक ग्रेजुअल स्पीड से ही इसको रोल आउट करना चाहिए, और फेडरलिज्म की बहुत जरूरत है ताकि हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं कि हमारी जो इंडिया में स्टेट लेवल डेवलपमेंट जो है अब तक का वो कैसा चल रहा है। तो बेसिकली गोवा में तो इसे हिस्टोरिकल मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि पोर्टुगीज सिविल कोड जो था 1867 का, उन्होंने सभी रिलीजन्स पर अप्लाई कर दिया था। फिर हम आ जाते हैं उत्तराखंड में, जिसे हम कह सकते हैं हमारा फर्स्ट मॉडर्न पायलट। पायलट क्या होता है? पायलट जैसे कि हो जाता है कोई भी, अगर आप जैसे शो देखते हैं, कोई भी आप अगर सीरीज शुरू करते हैं तो आपने देखा होगा कि फर्स्ट एपिसोड को बोला जाता है पायलट। तो ये जो है हमारा उत्तराखंड में जो यूसीसी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसे हम क्या बुला सकते हैं, अपना फर्स्ट मॉडर्न पायलट, जिसमें हमने एक बार ट्राई करके देखा कि ये लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं, सूट हो रहा है कि नहीं, एंड देन हमने उसे फिर अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हमारे उत्तराखंड में ये अप्लाई हो गया था। फिर उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं गुजरात में भी ये अप्लाई हो रहा है। यूसीसी बिल 2026 में पास हो चुका है गुजरात में, और इसका एक फ्रेमवर्क जो है उत्तराखंड जैसा उन्होंने
अडॉप्ट कर भी लिया है और उसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश चल रही है बिफोर स्टेट इलेक्शंस। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश ने भी यूसीसी बिल अडॉप्ट कर लिया है, वो बिल जो है पास हो चुका है और लेजिस्लेशन उसमें इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं जिसमें लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड और मैरिज से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे लॉज प्रेजेंट किए गए हैं। इवन जो मेंटल क्रुएल्टी, जो क्रुएल्टी का प्रोविजन भी है हमारा, वो भी अब लिव इन रिलेशनशिप्स पे अप्लाई होने लगा है। फिर असम जो है वो बात करता है हमारी 2026 वेव की, वही असम ने भी पास कर दिया है ये बिल और इसके के थ्रू ये पॉलीगामी प्रोहिबिट कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं किसको, लीगल रिफॉर्म को पॉलिटिक्स से। ठीक है, तो अब हम अल्टीमेटली इस स्टेट पे आ गए हैं कि हमारी ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी बेसिकली क्या रहेगी, जो हम अप्लाई करते जाएंगे, इसका कंक्लूजन जो है बेसिकली वो क्या होगा। तो इंडिया के लिए सबसे ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी जो है वो हो जाती है, फेज 1 हमारा क्या हो जाता है, प्रोविंशियल एक्सपेरिमेंटेशन। प्रोविंशियल एक्सपेरिमेंटेशन जो है बेसिकली व्हाट इट मीन्स इज हम सारे अलग अलग प्रोविंस, मतलब हम अलग अलग स्टेट्स पे इसको छोटे छोटे लेवल्स पे अप्लाई करके देखेंगे और ये सारे स्टेट्स इससे कैसे अडाप्ट कर रहे हैं। इसी के बाद हम एक डेमोक्रेटिक कंसेंसस पे आएंगे कि अगर लोगों के बीच ये चीज अच्छे से अप्लाई हो पा रही है, जो डिजिटल मैरिज सर्टिफिकेट्स हैं, जो स्टैट्यूटरी रिफॉर्म्स हैं स्टेप बाय स्टेप एवोल्यूशन के, वो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे फिर हम इसके थ्रू रियलाइज करेंगे। ठीक है, और ये भी चीज है कि जैसे ट्राइबल टेरिटरीज हैं उनको हम इनिशियली ट्रस्ट बिल्ड करने देंगे और फिर फेज 3 हो जाएगा इसका नेशनल इंटीग्रेशन। मतलब आर्टिकल 44 जो है ये सिर्फ एक डायरेक्टिव नहीं रह के ये बन जाएगा एक हमारी रियलिटी जो कि ऑर्गेनिकली क्रिएट की है हमने थ्रू स्टेट बाय स्टेट इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब ये हो जाता है हमारा यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है एक बहुत अच्छा स्टेप है। आप हमारी जैसे इंडियन सोसाइटी जो है ये काफी फ्रैगमेंटेड सोसाइटी है, काफी डाइवर्स सोसाइटी है, पर डाइवर्स सोसाइटीज को एक पॉइंट में लाने के लिए, मॉडर्नाइजेशन शुरू करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है यही है कि अगर हम अपने पुराने ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस को छोड़ के इक्वालिटी, यूनिटी में बिलीव करें तो हम अच्छी तरीके से अपने स्टेट में ये इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे, हम एक यूनिफॉर्म और इक्वल स्टेट में रह पाएंगे एंड देन उसके बाद जो डेवलपमेंट होगा आई थिंक इट विल बी 10-fold द टाइम इट हैज बिगन बाय नाउ। ठीक है, चलिए फिर आई होप आप लोगों को यूसीसी अच्छे से समझ आया हो एंड आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो यू कैन कमेंट डाउन। Thank you everyone. I hope you subscribe this channel and I hope you like what I have to bring. Thank you.